बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज रैपिड रिवीजन सेशन का डे 2 है, जिसमें हमने दो एक्ट पर डिटेल में बात करनी है। एक पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 का, और दूसरा जो है वो हमारा इसी से ही मिलता जुलता एक्ट होगा, जिसमें हम प्राइस कंट्रोल एक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन दो लेक्चर्स की अलग से डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप फोकस करके लेक्चर को सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक्ट बेसिकली 2020 का जो है वो 15वां एक्ट है। ये एक्ट का नंबर क्या है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि ये 15वां एक्ट है 2020 का। और ये कब नाफिज किया गया, तो इसकी जो तारीख नफाज है वो याद रखिएगा, वो 11 अगस्त 2020 है। यानी कि ये 11 अगस्त 2020 को नाफिज किया गया। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको पस मंजर बताऊं कि इस एक्ट के नाफिज होने के पीछे रीजन क्या थी, तो ये कानून बेसिकली कोविड-19 की जो वबा थी और लॉकडाउन के दौरान पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल में जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए बनाया गया। इसलिए हमने लिखा, दिस एक्ट इज इंटेक्टेड बाय टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग इन एन इमरजेंट सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 एंड द कंप्लीट लॉकडाउन। क्योंकि उस वक्त एक तो अशिया खुर्दो नोश की किल्लत थी, तो लोगों ने फिर जखीरा अंदोजों ने इसका फायदा उठाकर चीजें जो है वो जखीरा करना शुरू कर दी, और इसी वजह से फिर हुकूमत पंजाब ने ये एक्ट नाफिज किया। नेक्स्ट है जी, यहां पर सबसे पहले आप समझिएगा कि टर्म होल्डिंग जो है वो किसके लिए स्टैंड करती है, जिसको उर्दू में हम जखीरा अंदोजी कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्टोरिंग आर्टिकल्स इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट आर स्टॉकिंग देम विदाउट ऑफरिंग फॉर सेल डिस्पाइट कंज्यूमर डिमांड। यानी अगर आप जखीरा अंदोजी को आसान अल्फाज में समझना चाहें तो मैं यूं कहूंगा कि किसी चीज को मुकर्ररा हद से ज्यादा जमा करना, या अवाम की जरूरत और तलब के बावजूद उसे फिरोख्त के लिए पेश ना करना, जो है ये क्या कहलाता है, ये होर्डिंग कहलाता है। और अगर मैं इस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं, तो सबसे पहला है कि ये एक्ट बेसिकली साइटेड एज, कैसे इस एक्ट को जो है वो क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, और ये एक्सटेंड है होल पंजाब के ऊपर। यानी इस कानून को पंजाब इंसदादे जखीरा अंदोजी एक्ट 2020 कहा जाएगा, और ये कानून पूरे सूबा पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। और याद रखिएगा, ये कानून क्योंकि इमरजेंसी में बनाया गया, इसलिए बनने के फौरन बाद ही क्या कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। नेक्स्ट जी, अगर हम ऑफेंस ऑफ होल्डिंग के ऊपर बात करें कि जखीरा अंदोजी एक जुर्म है, तो उसकी फिर सजा क्या है, यानी पेनल्टी के ऊपर फोकस करें, तो सिंपल imprisonment up to 3 years or fine up to 50% of the value of the hoarded articles। अब अगर मैं इनमें पेनल्टी की बात करूं, तो जो शख्स जखीरा अंदोजी करेगा उसको अमूमन 3 साल तक कैद हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसको 3 साल तक कैद हो सकती है। और जुर्माने के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जखीरा शुदा माल की जो मालियत होगी उसका 50% जो है वो फाइन हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जखीरा शुदा माल जो है वो 20 लाख का है, तो इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं पावर ऑफ सर्च एंड साइज की बात करूं, तो याद रखिएगा, डिप्टी कमिश्नर कैन इंटर एंड सर्च विदाउट वारंट। डिप्टी कमिश्नर को अख्तियार हासिल है कि वो बगैर वारंट के किसी जगह दाखिल होकर क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है। और दूसरा ये कि अगर जो है उसको क्या हो, अगर उसे जो है वो शुबा हो कि वहां जखीरा अंदोजी की गई है, तो वो अशिया को जब्त भी कर सकता है। मगर ऐसा करने से पहले वजूहात को तहरीरी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड जरूर करेगा, यानी कि इसकी रिटन एप्लीकेशन जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स जो हैं, अगर जब्त शुदा माल की नीलामी के हवाले से जो है वो क्या तरीकाकार है, तो याद रखिएगा, जो जब्त शुदा माल होगा वो इमीडिएटली ऑक्शंस में लाया जाएगा। यानी जब्त शुदा अशिया को फौरन नीलाम किया जा सकता है, एंड प्रोसीड्स आर डिपॉजिटेड
in the bank and forfeited to the government if accused is convicted. नीलामी की रकम बैंक में जमा करवाई जाएगी, नोट कीजिएगा कि नीलामी की रकम बैंक में जमा करवाई जाएगी। अगर मुल्जिम कसूरवार साबित हो जाए तो फिर यह रकम जो है हुकूमत के हक में क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। बैंक में किस अकाउंट में जमा कराई जाएगी, तो याद रखिएगा हुकूमत के अकाउंट में जो है इसको पुट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, अगर मैं कॉग्निसेंस और अरेस्ट की बात करूं तो गिरफ्तारी और मुकदमे के हवाले से कि कॉग्निजेंस एंड अरेस्ट, ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। इस एक्ट के तमाम जो जराइम हैं वो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस और नाकाबिल जमानत है। और एन ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, पुलिस या मजाज अफसर जो है, जो मौके का अफसर होगा, वो बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ऑफेंस बाय द कॉरपोरेशन, कंपनी की तरफ से अगर कोई जुर्म में इन्वॉल्व हो तो उसके लिए क्या ऑर्डर्स हैं। इफ अ कंपनी कमिट एन ऑफेंस, इवन डायरेक्टर, पार्टनर, ऑफिसर कैन बी हेल्ड लाइबल अनलेस दे प्रूव लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू डिलिजेंस। यानी अगर कोई कंपनी जखीरा अंदोजी करे तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं या अफसर हैं, वो सब के सब जिम्मेदार होंगे। ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो एक को अपनी गिरफ्त में लेगी, बल्कि उसमें शामिल जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, डायरेक्टर हैं, पार्टनर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, सब जिम्मेदार होंगे। हाँ, अलबत्ता वो साबित कर दें कि इन्हें इल्म नहीं था या इन्होंने मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार की थी, तो फिर वो बरी जिम्मा जो है वो हो सकते हैं। यानी यहां पर बताने का मकसद यह है बेटा कि अगर कोई जानबूझकर काम कर रहा हो तो फिर वो किसी भी नौयत का प्राइवेट मुलाजिम होगा कंपनी का, वो इसका जिम्मेदार। हाँ, अगर किसी को मालूम ना हो तो वो फिर इससे क्या होगा, बरी जिम्मा होगा। नेक्स्ट है जी, अगर मैं पावर ऑफ ऑफेंस केसेस की बात करूं कि मुकदमात की समाअत जो है वो कब करनी चाहिए, तो केसेस आर ट्राइड समरली बाय द स्पेशल मजिस्ट्रेट, ट्रायल्स मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज। मुकदमात की समाअत जो है वो एक मखसूस मजिस्ट्रेट जो है वो करेगा। और याद रखिएगा तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं उनको 30 दिन के अंदर निपटाना जो है वो जरूरी है। तो एमसीक्यू है कि तमाम मुकदमात को कितना दिनों में निपटना जरूरी है, तो याद रखिएगा तमाम मुकदमात को 30 दिन में निपटाना जो है वो जरूरी करार दिया गया है। नेक्स्ट है जी, अगर मैं अपील की तरफ आऊं तो एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हु मस्ट डिसाइड इट विद इन 30 डेज। अगर किसी शख्स को इस कानून के तहत सजा दी जाए तो वो अपनी सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। ये अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दायर की जाएगी, नोट कीजिएगा। और अदालत को ये अपील 30 दिन के अंदर जो है वो क्या करनी होगी, इसका डिसीजन करना होगा, इसका फैसला करना होगा। नेक्स्ट है जी, रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर, जो मुखबिर होगा उसके लिए इनामात। एन इन्फॉर्मर हुज टिप्स लीड टू कन्विक्शन is entitled to a reward of 10% of the total amount forfeited by the government। अगर किसी मुखबिर की इतला से किसी जुर्म को सजा हो जाए, कोई मुजरिम जो है वो पकड़ा जाए, उसको अपने जुर्म की सजा हो जाए, तो फिर मुखबिर को जब्त शुदा रकम का 10% जो है वो बतौर क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो मुखबिर को टोटल जो जब्त शुदा अमाउंट होगी उसका 10% क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, डीलर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक्स, सेल्स एंड परचेसेस एज रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर। द ऑफिसर कैन वेरीफाई द स्टॉक एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। यहां बेसिकली ये बताया जा रहा है मालूमात और बयान के केस में कि तमाम ताजरों, तमाम डीलर्स को अपने स्टॉक खरीदो फरोख्त की मुकम्मल मालूमात जो है वो मुतलका अफसर को फराहम करनी होगी। अफसर को यह अख्तियार है कि वो इन अशिया और दस्तावेजात की जांच पड़ताल करे, याद रखिएगा। इसके बाद जो है फॉल्स रिपोर्टिंग पेनल्टी जो है, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलिंग टू डिस्क्लोज रिक्वायर्ड डिटेल्स इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू जो है वो 1 million। अगर कोई शख्स गलत मालूमात फराहम करे या जरूरी मालूमात छुपाए
تو اس کی سزا بھی 3 سال تک قید اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ تک اس کو جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پروٹیکشن اگینسٹ آف دا ایکشن. نو لیگل ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ اینی پرسن آف اینی تھنگ ڈن ان گڈ فیتھ انڈر دا ایکٹ. ہاں، اگر کوئی افسر یا شخص گڈ فیتھ سے قانون کے تحت کوئی اقدام کرے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے گا. اوور رائڈنگ دا ادر لاس. This provision of this act shall have overriding effect over any other existing law. یعنی کہ اس قانون کی جو سیکشنز ہیں ان کو تمام دوسرے قوانین پر فوقیت حاصل ہوگی. یعنی اگر کسی دوسرے قانون سے اس کا ٹکراؤ ہو تو یہ قانون جو ہے یہ ترجیحی حیثیت جو ہے وہ رکھے گا. یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی، پاور اینڈ امینڈ شیڈیولز. دا گورنمنٹ کین ایڈ اور ریموو any entry from the list of schedule articles. شیڈیول میں ترمیم کا اختیار جو ہے وہ حکومت پنجاب کو حاصل ہے. یاد رکھیے گا، شیڈیول میں بیسیکلی کون سی اشیاء کو شامل کرنا ہے، کون سی اشیاء کو خارج کرنا ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بیسیکلی کس پر ہوگی؟ وہ حکومت وقت پر ہوگی، پنجاب حکومت پر ہوگی. اب اگر میں شیڈیول آرٹیکلز کی بات کروں تو سیکشن 2 کے مطابق اس میں 41 ایٹمز جو ہیں وہ شامل کیے گئے. اگر ان 41 ایٹمز میں امپورٹنٹ ایٹمز کی بات کریں تو اس میں اسینشیل فوڈ ایٹمز ہیں، میڈیسنز ہیں، ادویات وغیرہ، اس کے علاوہ سینیٹائزرز ہیں، اور اس کے علاوہ سیمنٹ ہے، ماسکس وغیرہ ہیں کیونکہ اس وقت ان کی کافی کمی ہو گئی تھی، اور ادر کی کمیڈیٹیز جو ہیں، دیگر اہم ضروری اشیاء جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو یوں سمجھیے کہ خلاصہ اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹس کا مجموعہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا ہے. اب اگر میں اس لا کے حوالے سے آپ کو 3 امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں تو یاد رکھیے گا، یہ ایکٹ پنجاب اسمبلی میں 15 جولائی 2020 کو کیا کیا گیا تھا؟ پاس ہوا تھا. اور گورنر آف پنجاب نے اس پر سگنیچر کب کیے تھے؟ 28 جولائی 2020 میں کیے تھے. اور یہ گزٹ میں پبلش کب ہوا؟ تو یاد رکھیے گا یہ 11 اگست 2020 کو جو ہے وہ گزٹ میں پبلش ہوا. یہ 3 ویلیوز، یہ 3 ڈیٹس ویری امپورٹنٹ ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کب پاس ہوا، گورنر آف پنجاب نے جو ہے کب اس کو ایسینیٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے گزٹ کے اندر یہ کب پبلش کیا گیا. یہ بہت اہم باتیں ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہے. نیکسٹ ہے جی، ہمارا دوسرا پارٹ ہے لیکچر کا، دا پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کمیڈیٹیز ایکٹ 2024. اگر آپ اس کا ڈیٹیل لیکچر سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ پہ موجود ہے، آپ جا کر اس کو غور سے سنیے. میں یہاں پر آپ کو اس ایکٹ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں. اب اگر ہم بات کریں اس ایکٹ کی تو یہ 2024 کا 7واں ایکٹ تھا. ایم سی کیو ہے، یہ 7ویں نمبر کا ایکٹ تھا 2024 کا، اور یہ 14 جون 2024 کو پاس ہوا. یاد رکھیے گا، اس کی منظوری کی تاریخ کیا ہے تو آپ بتائیں گے 14 جون 2024. اگر میں اس کا شارٹ ٹائٹل بتاؤں تو پرائز کنٹرول آف اسینشیل کمیڈیٹیز ایکٹ 2024 ہے، اور یہ افیکٹو امیڈیٹلی اکراس دا انٹائر پروونس پنجاب. یہ جو پنجاب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے کا ایکٹ ہے 2024 کا، یہ قانون پورے صوبہ پنجاب میں فوراً جو ہے وہ نافذ العمل ہے، فوراً جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے. اگر میں کنٹرولر آف پرائز اینڈ سپلائز کی بات کروں تو یاد رکھیے گا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے ہر ضلع کا، اس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں. اگر میں ڈیلر کی بات کروں تو ڈیلر جو ہے ہر وہ شخص ہوگا سیلنگ این ایسینشیل کمیڈیٹی ویدر ہول سیل اور ریٹیل، یعنی وہ شخص جو اشیاء ضروریہ ایسینشیل کمیڈیٹیز کو ہول سیل ریٹ پر، جس کو ہم عرف عام میں تھوک کہتے ہیں، یا پھر ریٹیل پرائز پر یعنی پرچون پر فروخت کرے گا تو وہ اسی کے اندر آئے گا. اگر میں ایسینشیل کمیڈیٹیز کی بات کروں تو ہر وہ ایٹم، آخر میں بتاؤں گا، جو اس میں آتا ہے اس ایکٹ کے شیڈیولز میں، وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ وہ تمام اشیاء جو اس ایکٹ کے شیڈیول میں درج ہیں وہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی؟ ایسینشیل کمیڈیٹیز کہلائیں گی. اگر میں اسٹیبلشمنٹ آف پرائز کنٹرول کونسل پہ بات کروں، یعنی قیمتوں پر قابو پانے کی کونسل کا قیام جو ہے، اے ہائی لیول کونسل از اسٹیبلشڈ، تو ایک اعلیٰ سطحی کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس کونسل میں منسٹرز اینڈ سینئر سیکرٹریز جو ہیں وہ شامل کیے گئے. اس میں وزراء
और सीनियर सेक्रेटरीज जो हैं वो शामिल किए गए। याद रखिएगा, अगर मैं कौंसल के फराइज की बात करूं तो कौंसल जो है इसके कुछ फराइज हैं, कुछ इशू। ये आमतौर पर कीमतों की निगरानी जो है, मॉनिटर करना, मुकर्रर करदा कीमतों का जायजा लेना यानी रिव्यू करना जो है वो इसी में आता है। इसके अलावा जो है मैं अगर यूं बताऊं कि अहकामात जारी करना ताकि कीमतों का नफाज जो है वो यकीनी बनाया जा सके, वो भी इसी में आता है। और अगर कौंसल एंड अथॉराइज्ड ऑफिसर की पावर और इशू ऑर्डर्स रेगुलेटिंग के ऊपर बात करें तो याद रखिएगा कौंसल और मजाज अफसर को यह अख्तियार हासिल है कि वो क्या करें, वो अहकामात जारी कर सके मुख्तलिफ चीजों से रिलेटेड, जैसा कि प्रोडक्शन है, पैदावार, मूवमेंट, नकलो हरकत, सप्लाई, फरहमी, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, प्राइसेस, मुख्तलिफ चीजों की, इसेंशियल कमोडिटीज की जो है कीमतें वगैरह। अगर मैं ऑर्डर्स कैन इंश्योर, अहकामात जो हैं, अहकामात के तहत मुमकिन इकदाम क्या किए जा सकते हैं, प्राइस मार्किंग, कीमतों की निशानदाही करना, इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ द प्राइस लिस्ट, निर्खनामे की नुमाइश करना, एंड सीजर ऑफ द स्टॉक, गैर मुताबिकत रखने वाले कारोबारी जो हैं उनके सामान को क्या करना, जब्त करना जो है, यह भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले की सतह पे इख्तियारात की बात करूं तो डिप्टी कमिश्नर एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज इन द डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट, हर जिले में डिप्टी कमिश्नर जो है वो कीमतों और सप्लाई के कंट्रोल के तौर पर काम करेगा। और याद रखिएगा कि द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और डिप्टी कमिश्नर कैन फिक्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एनी इसेंशियल कमोडिटी। सूबाई कंट्रोलर जनरल या डिप्टी कमिश्नर को यह अख्तियार है कि वो किसी भी अशिया जरूरिया की ज्यादा से ज्यादा कीमत, मैक्सिमम प्राइस जो है वो क्या करे, मुकर्रर करे। डिफरेंट प्राइस कैन बी सेट फॉर डिफरेंट एरियाज एंड ट्रांजिशन स्टेजेस। अब बाज एरियाज में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, बाज में अमीर लोग ज्यादा होते हैं, बाज में हुकूमत पार्टिकुलरली सब्सिडी देती है, इसलिए कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों और मरहलों के लिए अलग अलग कीमतें जो है वो मुकर्रर की जा सकती हैं। अगर मैं प्रोहिबिशन एंड इन्फोर्समेंट की बात करूं, पाबंदियां और नफाज से रिलेटेड, तो याद रखिएगा सेलिंग मस्ट फिक्स्ड अबव द फिक्स्ड मैक्सिमम प्राइस इज इलीगल। किसी भी चीज की को मुकर्रर करदा ज्यादा कीमत से ऊपर बेचना जो है वो क्या होगा, गैर कानूनी होगा। सेलर मस्ट डिस्प्ले द ऑफिशियल प्राइस लिस्ट। तमाम बेचने वालों पर लाजिम है कि वो सरकारी निर्खनामा जो है उसको नुमाया तौर पर क्या करेंगे, अवेजा करेंगे। सीज्ड इसेंशियल कमोडिटीज कैन बी सोल्ड ऑन द स्पॉट एट ऑफिशियल प्राइस। अगर कोई गैर कानूनी फिरोख्त करे तो उसकी जब्त शुदा अशिया को मौके पर ही सरकारी निरखों पर फिरोख्त कर दिया जाए, तो यह भी लाजिम है। द सेल प्रोसीड आर हेल्ड बैंक अकाउंट एंड फॉरफाइटेड टू द गवर्नमेंट इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। फिरोख्त की रकम जो है वो बैंक में जमा की जाएगी और अगर मुलजिम कसूरवार साबित हो जाए तो यह रकम जो है फिर क्या की जाएगी, हुकूमत के हक में जब्त कर ली जाएगी। याद रखिएगा। अगर मैं पेनल्टीज की बात करूं तो वायलेशन बेसिकली पनिशेबल है विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर। इसमें भी कैद है कितना साल की, 3 साल की, और फाइन है कितना, नियर अबाउट 5 लाख का, और या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। यानी कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर क्या कानून लागू होगा, तो आप बताएंगे 3 साल तक कैद है और जुर्माना है 5 लाख रुपए, या फिर ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। और अगर फॉर रिपीटेड ऑफेंडर, अगर कोई दोबारा जुर्म करने वाला हो तो उनके लिए फिर पनिशमेंट जो है 1 मंथ इन द जेल एंड फाइन एट लीस्ट 45,000 जो है वो बार बार जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। कम अज कम फिर 1 माह की कैद और कम अज कम 45,000 रुपए जुर्माना होगा। और देयर बिजनेस कैन बी सील्ड अप टू 7 ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उनका जो बिजनेस है, उनका जो कारोबार है, वो 7 साल तक क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। अगर मैं नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया कि यहां पर जो ऑफेंस हैं वो बेसिकली ज्यादातर क्या हैं, ऑल द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। अगर मैं अपील की बात करूं तो अपील अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर मस्ट बी फाइल्ड विद डिविजनल कमिश्नर विद इन 7 वर्किंग डेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ अपील करनी हो तो अपील जो है वो 7 वर्किंग दिनों के अंदर किसको की जाएगी, डिविजनल कमिश्नर के पास दायर की जाएगी।
an appeal against the provincial controller general order must be filed with the council committee within the 15 days. अगर सूबाई कंट्रोलर जनरल के खिलाफ जो है कि हुक्म के खिलाफ अपील करनी हो तो अपील जो है वो याद रखिएगा 15 वर्किंग दिनों के अंदर काउंसिल कमेटी के सामने जो है वो दायर की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगर मैं अटेम्प्ट्स एंड अबिटमेंट्स की बात करूं तो याद रखिएगा attempting or helping someone to violate the act is treated as a full violation. अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी की कोशिश करे या किसी की मदद करे तो उसे पूरे का पूरा क्या समझा जाएगा? मुजरिम समझा जाएगा। हाँ, a person buying for the personal use is not considered as abitter. हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स जो है सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए चीज खरीदता है तो उसे अबिटर जो है वो समझा नहीं जाएगा। याद रखिएगा कि जाती इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त में जो है वो अबिटर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, ऑफेंस बाय द कॉर्पोरेशन, कंपनियों की तरफ से जुर्म। इफ एनी कंपनी वायलेट द एक्ट एवरी डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर कैन बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। मैंने फिर वही बात रिपीट करनी है कि अगर कोई कंपनी इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो कंपनी के हर डायरेक्टर को, मैनेजर को या अफसर को जाती तौर पर क्या किया जाएगा? जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और याद रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन द सर्टेन केसेस, मखसूस सूरतों में सबूत की जिम्मेदारी जो है वो भी जरूरी है। इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ नॉट हैविंग अ रिक्वायर्ड लाइसेंस द बर्डन इज ऑन देम टू प्रूव दे हैव इट। अगर किसी शख्स पर इल्जाम हो कि वो लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहा है तो उस पर यह सबूत देना लाजिम होगा कि उसके पास मतलूबा लाइसेंस जो है वो मौजूद है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शंस फॉर एनीथिंग डन इन द गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। यानी कि नेक नियति में किए गए इकदामात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जरूरी है। अगर कोई सरकारी अफसर या एहलकार इस कानून के तहत नेक नियति से कोई अमल करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। याद रखिएगा। इसमें भी यही कहा गया है, ओवर राइडिंग इफेक्ट, दूसरे कवानीन पर बालादस्ती जो है, द एक्ट हैज एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर एन अदर एग्जिस्टिंग लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद इट। अगर कोई दूसरा कानून इस एक्ट से मुतजाद हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो ये एक्ट फोकियत जो है, ओवर राइडिंग अथॉरिटी जो है वो रखेगा। याद रखिएगा। अगर मैं शेड्यूल्स में शामिल कुछ इसेंशियल कमोडिटीज की बात बताऊं तो इसेंशियल कमोडिटीज में पाए जाने वाले जो टोटल एटम्स हैं उनकी तादाद याद रखिएगा 49 है। 49 एटम्स है। इनमें सबसे पहले फूड एटम्स हैं, तो इनमें कौन से आ जाएंगे? व्हीट है, शुगर है, मिल्क है, मीट है, चिकन है, एग है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, नान है एंड समोसा है। यानी गंदम, चीनी, दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडे, दालें, सब्जियां, रोटी, नान, समोसे, सारे के सारे ये किस में आएंगे? फूड आइटम्स के अंदर। अगर मैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स की बात करूं, जरी अज्जा की, तो इसमें फर्टिलाइजर्स आएंगी, खादें वगैरह, सीड्स, बीज वगैरह और पेस्टिसाइड्स, जरी अद्वियात वगैरह। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहां पर एलपीजी और कोयला आएगा। याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करूं तो इसमें सीमेंट एंड ब्रिक्स आएंगी, ईंटें वगैरह। अगर मैं हेल्थ एटम्स की बात करूं तो इसमें ऑक्सीजन है, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ये आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने बाकायदा 12-13 टेस्ट के अंदर जो है वो इसी पीरा एसडीओ की तैयारी के हवाले से जो है एक टेस्टिंग सीरीज का आगाज किया था। वो टेस्ट अगर किसी को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर राब्ता करके आप टेस्ट मंगवा सकते हैं। और हर टेस्ट की डिस्कशन जो है आपके इसी चैनल की प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप फोकस करके उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।